नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हमारे इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके एक इतिहास के प्रोफेसर के रूप में आज विश्व के सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंश मेवाड़ के घुइल वंश की कहानी लेकर आया हूं। ये विश्लेषण खासकर उन सभी के लिए डिजाइन किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल सटीक और पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स चाहिए। देखिए, आज का टॉपिक सिर्फ बड़े बड़े महलों या युद्धों तक सीमित नहीं है। ये उस मिट्टी की कहानी है जहां स्वाभिमान के आगे सब कुछ त्याग दिया गया, पर किसी विदेशी ताकत के आगे सिर नहीं झुकाया गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का सिलेबस मुख्यतः 5 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, आज़ादी से पहले का ढांचा। दूसरा, शाही उपाधियां। तीसरा, भूगोल और प्राचीन नाम। चौथा, सांस्कृतिक प्रतीक। और आखिर में गुहिल वंश की उत्पत्ति के 4 मुख्य मत। तो आइए सबसे पहले उस दौर के राजनीतिक नक्शे पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। पहला खंड, आज़ादी से पूर्व राजस्थान का ढांचा। देखिए, मेवाड़ की मुख्य कथा शुरू करने से पहले उस समय के पॉलिटिकल मैप को समझना बेहद जरूरी है। 1956 में जो राजस्थान आज के रूप में अस्तित्व में आया, उससे पहले की स्थिति बिल्कुल अलग हुआ करती थी। आज़ादी से पहले इस इलाके का ढांचा काफी दिलचस्प था। यहाँ मुख्य रूप से 3 तरह के विभाजन थे। एक था अजमेर मिरवारा का कमिश्नरेट एरिया, जहां सीधे अंग्रेजों का कंट्रोल था। उसके अलावा 3 मुख्य ठिकाने थे, और ध्यान दीजिएगा, इन्हें याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। नकुल, हाँ नकुल। ना से नीमराना, कू से कुशलगढ़ और ला से लावा। बहुत आसान है ना। और इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र में थी पूरी 19 रियासतें। अब जरा इन 19 रियासतों की स्थिति देखिए। यहां से एग्जाम्स में बिल्कुल सीधे सवाल आते हैं। अगर हम क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करें तो सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी, लेकिन पॉपुलेशन में आमेर सबसे आगे था। और सबसे छोटी, एरिया और पॉपुलेशन दोनों ही मामलों में शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। सबसे नई रियासत झालावाड़ थी, जो 1838 में बनी, और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। एक इतिहासकार के नजरिए से ये बेसिक डिटेल्स कहानी को आगे समझने के लिए काफी अहम हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मुख्य भाग पर, शाही उपाधियां और शाखाएं। चलिए अब देखते हैं कि गुहिल वंश का आगे विस्तार कैसे हुआ और इनकी अलग अलग ब्रांचेस में उपाधियां कैसे बदलती चली गई। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस अंतर को याद रखना बहुत मायने रखता है। उदयपुर के मुख्य शासक शुरुआत में खुद को रावल कहते थे, जैसे रावल रतन सिंह। बाद में ये उपाधि बदलकर राणा हुई और फिर वही महाराणा कहलाए, जैसे महाराणा प्रताप। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी जो अन्य शाखाएं थीं, उन्होंने थोड़े अलग टाइटल्स रखे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले शासक महारावल लगाते थे, जबकि प्रतापगढ़ के शासक रावत शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये पॉइंट्स अक्सर मिलान वाले प्रश्नों में कंफ्यूज करते हैं, तो इन्हें पक्का कर लीजिए। तीसरा खंड, भूगोल और प्राचीन नाम। कहा जाता है ना कि भूगोल ही आखिर किसी राजवंश की किस्मत तय करता है। तो आइए देखते हैं कि ये मेवाड़ शब्द मूल रूप से आया कहां से। दरअसल प्राचीन काल में इस इलाके में मेव या मर जाति की बहुत बाहुल्यता थी, और बस यही से नाम पड़ गया मेवाड़। संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम मेदपट या प्रागवाद पढ़ने को मिलता है। एक और बहुत ही गजब का ऐतिहासिक फैक्ट बताऊं। महाभारत के दौर में यहाँ एक शिवी जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका, जिसे आज हम नागरी के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के बाद ये शिवी जाति पंजाब से माइग्रेट होकर यहाँ बस गई थी। एक और भौगोलिक शब्द है जो इतिहास पढ़ते वक्त बार बार आपके सामने आएगा, और वो है गिरवा। बेसिकली उदयपुर शहर के चारों तरफ तश्तरी के आकार की यानी एक सौसर जैसी पहाड़ियां फैली हुई हैं, और लोकल भाषा में इन्हें ही गिरवा कहा जाता है। एक तरह से समझ लीजिए, ये पहाड़ियां मेवाड़ के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच थीं, जिन्होंने कई सदियों तक दुश्मनों के हमलों से इसकी रक्षा की। अब अगर एग्जाम क्रैक करना है तो इन 3 खास भौगोलिक क्षेत्रों को भी रट लीजिए। पहला, भौराट का पठार, जो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का ऊंचा पठारी इलाका है। दूसरा है ऊपरमाल का पठार, जो भैंसरोगढ़ से बिजौलिया तक फैला हुआ एक पथरीला क्षेत्र है। और तीसरा नाम है मेवाल। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का पहाड़ी और जंगली इलाका है। मैचिंग वाले क्वेश्चंस के लिए ये लोकेशन सच में बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, मेवाड़ के सांस्कृतिक प्रतीक। भूगोल तो हमने काफी समझ लिया, पर अब उस आत्मा की बात करते हैं जिसने मेवाड़ को सदियों तक एक सूत्र में बांधे रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेवाड़ के महाराणा खुद को कभी वहां का असली राजा मानते ही नहीं थे। वह खुद को भगवान एकलिंगनाथ जी
यानी शिव का सिर्फ एक दीवान या प्रतिनिधि मानते थे। और इसी वजह से जब भी महाराणा को किसी युद्ध या लंबी यात्रा के लिए राजधानी छोड़नी होती तो वो कैलाशपुरी जाकर भगवान से औपचारिक तौर पर अनुमति लेते थे। बस इस आत्मिक और शाही परंपरा को ही आशीर्वाद का लेना कहा जाता था। और इनका मूल मंत्र देखिए, जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि रखे करतार। ये लाइन मेवाड़ के राज चिन्ह पर आज भी बिल्कुल शान से अंकित है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो इंसान अपने धर्म और ड्यूटी पर अडिग रहता है, ईश्वर भी आखिरकार उसी की रक्षा करते हैं। जरा सोचें, उनके अटूट स्वाभिमान का इससे सच्चा और प्रभावशाली प्रतीक और क्या हो सकता है। मेवाड़ का शाही झंडा उनकी इंक्लूसिव यानी समावेशी सोच को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। इस झंडे के एक तरफ एक राजपूत योद्धा खड़ा है और ठीक दूसरी तरफ हाथ में धनुष बाण लिए एक भील योद्धा। ये दरअसल राणा पुंजा भील के अपार योगदान के प्रति एक सच्चा सम्मान था। ये इस बात का जीता जागता प्रतीक है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा में इस समाज के हर तबके ने मिलकर अपना बलिदान दिया था। और लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने अंतिम और सबसे जरूरी भाग पर, उत्पत्ति के 4 मत। अब हम आज के इस विश्लेषण के सबसे जटिल ऐतिहासिक विवाद की बात करेंगे कि 566 ईस्वी में स्थापित हुए इस गुहिल वंश की उत्पत्ति आखिर हुई कहां से थी। तो आइए इन सारे प्रमाणों का एक निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। मेवाड़ के इतने बड़े शासक बनने से पहले आखिर ये गुहिल थे कौन? देखिए, इतिहासकारों की इस मुद्दे पर काफी अलग-अलग राय है और एग्जाम में कथन और निष्कर्ष वाले सवाल अक्सर यहीं से आते हैं। तो चलिए इन चारों मुख्य थियरीज को एक-एक करके खोलते हैं। सबसे पहली और काफी रोचक थियरी है सूर्यवंशी मत। मोहनौत नैन्सी, जिन्हें वैसे राजस्थान का अबुल फाजिल भी कहा जाता है, और डॉक्टर G.H. ओझा, इन दोनों का ये दावेदार मानना था कि गुहिल शुद्ध रूप से सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। उनका कहना है कि ये वंश सीधे भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों से शुरू हुआ था। अब इस दवाई का बेस क्या है? इस थ्योरी के सपोर्ट में 2 बहुत ठोस एविडेंस पेश किए जाते हैं। पहला विजुअल प्रमाण तो उनका शाही ध्वज ही है, जिस पर उगते हुए सूर्य का प्रतीक बिल्कुल साफ दिखता है। दूसरा और काफी मजबूत प्रमाण है बप्पा रावल के वक्त के सोने के सिक्के। इन सिक्कों पर एक पुरुष को सूर्यदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए दिखाया गया है। ये बातें सच में इस सूर्यवंशी थ्योरी को काफी वजन देती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, वो एक थोड़ी अलग ही कहानी सुनाते हैं। टॉड की थ्योरी के मुताबिक जब गुजरात के वल्लभीपुर पर आक्रमण हुआ तो वहां की रानी पुष्पवती ने जान बचाकर आबू की माल्या गुफा में शरण ली। उसी गुफा में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि बच्चा गुफा में यानी गुहा में पैदा हुआ था, इसीलिए उसके वंश का नाम गुहादित्य या गुहिल पड़ गया। बाद में इस बच्चे को कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी ने पाला पोसा। तीसरा मत अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल की तरफ से सामने आता है। उन्होंने आईने अकबरी में ये तर्क दिया कि गुहिल भारत के मूल निवासी थे ही नहीं, बल्कि ये तो ईरान के बादशाह नौशिका आदिल के वंशज थे। अब देखिए, एक इतिहासकार के नजरिए से मैं यही कहूंगा कि भारतीय इतिहासकारों में इस ईरानी थ्योरी को कुछ ज्यादा मान्यता नहीं मिली है, पर हां, एग्जाम्स के हिसाब से ये मत जानना बेहद जरूरी है। और अब आखिर में हम उस थियरी पर आते हैं जिसके बारे में आजकल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, ब्राह्मण वंशीय मत। ये थियरी D.R. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे दिग्गज इतिहासकारों ने दी है। इनके अनुसार गुहिल मूल रूप से गुजरात के आनंदपुर यानी आज के वदनगर के नागर ब्राह्मण थे, जो वहां से आकर राजस्थान में बस गए थे। इस ब्राह्मण थ्योरी का वजन बढ़ता है 2 बहुत सॉलिड ऐतिहासिक प्रमाणों से। एक तो 977 ईस्वी का आहार शिलालेख, जो सीधे इस बात की तरफ इशारा करता है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, खुद महाराणा कुंभा की लिखी हुई रसिक प्रिया टीका। इस टेक्स्ट में इस वंश को बिल्कुल स्पष्ट रूप से विप्र यानी ब्राह्मण वंश बताया गया है। ये शिलालेख और पुराने टेक्स्ट इस सिद्धांत को सच में काफी आकर्षक बना देते हैं। तो उत्पत्ति की इन रोचक चर्चाओं के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। पर जाने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या भविष्य में नागदा में होने वाली पुरातात्विक खुदाई इस वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल कर रख देगी? प्राचीन राजधानियों की धूल में आखिर और कितने ऐतिहासिक रहस्य दफन हैं? यही वो जिज्ञासा है जो हमें हमारे अगले विश्लेषण में बप्पा रावल के दौर की गहराई में ले जाएगी। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।